हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट 2 क्लासेस में हमने देखा कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुई, और उसके दौरान हमने ये भी बात की कि हड़प्पा के बारे में जानने का जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो आर्कियोलॉजी है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो मिले उनकी बेसिस पर हड़प्पा की हिस्ट्री को लिखा गया कि शायद हड़प्पा ऐसा रहा होगा एज पर द एविडेंस फाउंड इन द आर्कियोलॉजी। लेकिन एक चीज आपको याद होगी, व्हेन वी हैड बीन डिस्कसिंग अबाउट द हड़प्पन सील्स, जो मोहरें मिल रही थी उनके बारे में हमने बात की, तो कहा कि हड़प्पन जो सील्स हैं उस पर जो लिखा है वो पिक्टोग्राफिकल लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन कुछ पिक्टोग्राफिकली कुछ तो सील्स के ऊपर लिखा हुआ है। इसके अलावा जैसे धौलावीरा, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ द हड़प्पन एम्पायर, वहां पर एट द एंट्रेंस ऑफ धौलावीरा अ ह्यूज गेट इज फाउंड एंड समथिंग इज स्क्रिप्टेड ओवर देयर, बट पढ़ ही नहीं सकते। उस गेट पे क्या लिखा हुआ है पढ़ ही नहीं सकते थे, तो वो क्या रहा, अनडिसाइफर्ड। अनडिसाइफर्ड मतलब उसको हम अभी तक कोड नहीं कर पाए, ठीक है, उसको पढ़ नहीं पाए। लेकिन आज की जो क्लास जिसका टाइटल आप देख रहे हैं, और वो टाइटल है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल ए स्टोरी। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस हमें एक और कहानी बताते हैं, क्योंकि जिन इंस्क्रिप्शंस की आज हम बात करने जा रहे हैं उन इंस्क्रिप्शंस को थैंकफुली पढ़ लिया गया। अब जब ये पोस्ट हड़प्पा पीरियड आता है, पोस्ट हड़प्पा पीरियड के बाद धीरे धीरे हमें बहुत सारे रिटन टेक्स्ट मिलने लगते हैं। ठीक है, रिटन टेक्स्ट मिलने लगते हैं। अब रिटन टेक्स्ट यानी जिनको हम पढ़ सके, अदरवाइज रिटन टेक्स्ट तो हड़प्पा में भी है लेकिन उनको हम पढ़ नहीं सके। तो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हुआ कि ये जो स्क्रिप्ट थी हड़प्पा की उसको हम नहीं पढ़ सके, और बाद में जिन स्क्रिप्ट्स को हम पढ़ सके उसकी वजह से बहुत सारे हमें रिटन टेक्स्ट मिल गए। ऐसी चीजें जिनके बारे में हम मतलब जिनको हम पढ़ सके और जिनसे हम बहुत कुछ जान सकते हैं, उनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल और रिलीजियस लाइफ के बारे में। यहां तक कि कई बार तो कॉमन जो मासेस हैं, जो कॉमन पीपल है, जो आम जनता है, उनके बारे में भी हम जान सकते हैं। ठीक है, सो जाहिर सी बात है, जो उस जमाने में राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने अपने बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस बनाए, उनको किसी हार्ड मटेरियल पे लिखवाया ताकि वो लंबे समय तक सस्टेन कर सके। आम लोगों के जो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स थे, रिटन सोर्सेस थे, वो ओवर टाइम जो है वो निश्चित सी बात है कि वो नष्ट भी हो गए होंगे, तो वो कम मिलते हैं। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टॉपिक वी रेड अर्लियर एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट टॉपिक, जहां पर हमारा सोर्स बेस बदल गया। अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट्स जिनको हम पढ़ नहीं सके, और अब आ गई हमारे पास ऐसे टेक्स्ट जिनको हम पढ़ सकते हैं, और इनमें जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, जिनको आप हिंदी में अभिलेख कहते हैं। ठीक है ना, इंस्क्रिप्शंस की स्टोरी। सो इसी टॉपिक पर आज हम आगे बात करने जा रहे हैं। और यहां मैंने जैसा आपको बताया कि धीरे धीरे हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ गया, और उस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में जब हम ग्रेजुअली आगे चलेंगे, यानी हड़प्पा का डिक्लाइन हमने देख लिया, हड़प्पा के डिक्लाइन से एक गैप आया, उस गैप के बाद में हमें ऋग्वेदा मिल गया। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, 4 वेद मिल गए। वेदों को हमने पढ़ लिया, संस्कृत में लिखे हुए थे। और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं सो हमें धीरे धीरे किंग्स एंड किंगडम्स जो है ना उनके बारे में पता चलने लगता है, और वहां पर आपके सिलेबस के हिसाब से मौर्यन और गुप्ता पीरियड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी आपके सिलेबस यूईटी के मौर्य और गुप्ता एम्पायर को ज्यादा डिस्कस करते हैं। और जब एक बार हम मौर्यन या गुप्ता एम्पायर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है, मौर्य यानी
अशोक। ठीक है, मौर्यन एम्पायर के बारे में जब आप बात करते हैं तो अशोक का नाम आ ही जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं और भी बहुत सारे राजा हैं, लेकिन ये राजाओं का इतिहास, ठीक है, महाराजाओं का इतिहास, साम्राज्य बनाने वालों का इतिहास, और जब दूसरा एक ऐसी बड़ी डायनेस्टी, एक बड़ा एम्पायर बनता है, वो गुप्तास का। तो आज की क्लास में हम उसको आगे पढ़ेंगे और यहां पर हम थोड़ा डिटेल में बात कर पाएंगे कि उनका गवर्नेंस क्या था, उनका किंगशिप, उनका राजत्व का, यानी राज चलाने के उनके सिद्धांत क्या थे, वो कैसे सोचते थे कि हम अपना राज्य कैसे चलाएंगे। लैंड ग्रांट्स, यानी कि जमीन जो है ना, अनुदान के रूप में देना, ग्रांट के रूप में लोगों को देने लगना। किन लोगों को देंगे, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो उनकी लैंड ग्रांट प्रैक्टिसेस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस यहां पर हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोक के अभिलेखों के बारे में आपने खूब सुना होगा, सुना भी होगा, और हो सकता है आपने अशोक के कुछ अभिलेख देखे भी हों, ठीक है ना। सो अशोक के जो पिलर्स हैं उस पे बहुत कुछ इस तरीके की चीजें लिखी हुई हैं। तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हमें बहुत ज्यादा डिटेल में बताता है कि मौर्यन एम्पायर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मतलब क्या होता है, यानी हम अपना राज्य किन सिद्धांतों पर चलाना चाहते हैं। अशोक के बारे में खूब कहानियां सुनी होंगी, कलिंगा वार की कहानी सुनी होगी कि कैसे वो कलिंगा जो उड़ीसा का एक स्टेट था, वहां जाकर के उसने लड़ाई की और उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो अशोका को आप जानते हैं, ठीक है। सो मौर्यन एम्पायर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमें यहां पता चल जाती है, और साथ ही साथ हमारा जो सिलेबस में एम्फेसिस है वो गुप्ता लैंड ग्रांट्स पर है। गुप्त शासक, ठीक है, अभी उनके बारे में और बात करेंगे। गुप्त शासक हुए 3री से 4थी शताब्दी के दौरान, उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया और वो बहुत सारे लैंड ग्रांट्स देते थे। उनसे हमें पता चलता है कि उनकी सामाजिक आर्थिक नीतियां क्या थी और उसमें जमीन को लेकर के क्या क्या परिवर्तन आते चले गए, ठीक है। अब इस पूरे टॉपिक का सीयूईटी ने जो सिलेबस बनाया है आपका, वो एनसीईआरटी पर काफी हद तक बेस्ड है, और उसमें वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो पर्पस क्या है कि आप पावर को समझिए, पावर है ना, शक्ति, कि राजा जो है ना उसके पास शक्ति कैसे आती है, उस जमाने की इकोनॉमी क्या थी, उसकी अर्थव्यवस्था क्या थी, और उसके जो है इंटरप्रिटेशंस किस तरीके से इतिहास लिखने वालों ने किए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इसी तरीके के इंस्क्रिप्शन है, और दो छोटी छोटी फोटोज आपको यहां पर दिखा रही हैं। पोस्ट हड़प्पन पीरियड, मैंने आपको कहा कि पोस्ट हड़प्पन पीरियड यानी हड़प्पा के डिक्लाइन के बाद ये करीब 1000, ठीक है, BCE, ये हमें वेद मिलते हैं, वेदास, ठीक है, वेदास मिले, और वेदास से हम शुरू करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपके लिए अगर हम क्वेश्चन फ्रेमवर्क की बात करें तो नॉर्थ इंडिया, दक्कन प्लेटू और कर्नाटका, 3 मेजर ऐसे एरियाज हैं जहां अब सिविलाइजेशन आ रही है। हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था, और अब हम देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया, दक्कन प्लेटू और कर्नाटका 3 जगहें हैं जो एक तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो है सेंटर के तौर पर स्टैब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। और कैसे धीरे धीरे स्टेट जो है ना, राज्य, वो और बड़ा होता चला जा रहा है। हड़प्पा के बारे में आपको याद होगा, एक आपने प्रीस्ट किंग देखा था, ठीक है ना, जो ऐसा लग रहा था कि शायद राजा भी है और पुजारी भी है, लेकिन हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन पॉलिटी, लेकिन अभी हमें बहुत सारे सोर्सेज मिल रहे हैं। सो हम देखेंगे कि कैसे स्टेट जो है ना वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है और सेंट्रलाइज्ड होता चला जा रहा है, ठीक है। फिर पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस के साथ साथ हम लोग इन सारे सोर्स मटेरियल्स पर बात करेंगे। मेजरली इंस्क्रिप्शंस पर हमें बात करनी है, ठीक है। अब अशोक की बात आई, मौर्यन एम्पायर की बात आई, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले, लेकिन उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना बड़ा मुश्किल था क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट डिफरेंट थी। अब यहां पर कुछ एक इस तरह के इंथुजियास्ट, कुछ
उत्साह वाले लोग थे जिन्होंने दे स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट द स्क्रिप्ट और फिर अलग अलग स्क्रिप्ट्स के साथ उसको कंपेयर किया और फिर उन्होंने जो हमारे अशोकन एम्पायर था यानी अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस थे उनको भी पढ़ लिया। आपको अपने सीयूईटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप was the person who deciphered Brahmi and the Kharoshthi scripts. तो आपको first fact to be remembered, who deciphered the Ashokan script? उसकी अभिलेखों के inscriptions को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। सीधा सा क्वेश्चन आ गया, कौन कौन सी स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ ली? तो आपको ध्यान रखनी है ब्राह्मी और खरोष्ठी पढ़ी है। ईयर नहीं पूछेंगे आमतौर पर, लेकिन ये दो सवाल यहां से निकल सकते हैं। यहां भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उन्होंने एक जो है राजा का नाम पढ़ लिया और वो राजा अपने आप को क्या कहता है? देवानाम पियदस्सी, देवानाम पियदस्सी, ठीक है, प्लेजेंट टू बिहोल्ड, ठीक है। अब ये क्या था? देवताओं का जो प्रिय है, उसका लिटरल मीनिंग हुआ देवताओं का जो प्रिय है। अब ये राजा कौन है? धीरे धीरे ये पता चला कि ये राजा तो अशोक है और यहां से स्टोरी शुरू हो जाती है अशोकन इंस्क्रिप्शन की। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको एक और अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। हमने क्या कहा कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी दो स्क्रिप्ट्स को पढ़ने में सफलता पाई और ये जो ब्राह्मी है, जितनी भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं ये एक तरीके से डेराइव होती हैं ब्राह्मी से, ठीक है, ब्राह्मी से। और इसमें जो स्क्रिप्ट है वो भी काफी कुछ जो है वहीं से डेराइव होती हैं। सो आसान था। इफ यू कंपेयर द हड़प्पन केस विद द मौर्यन और द अशोकन एम्पायर या स्क्रिप्ट के साथ में, तो आपको यहां पता चलता है कि थोड़ा आसान था, क्योंकि मॉडर्न स्क्रिप्ट्स काफी कुछ डेराइव कर रही थी ब्राह्मी से, मॉडर्न लैंग्वेजेस डेराइव कर रही थी ब्राह्मी से। तो एक बार आप ये समझ जाते हैं कि उसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, तो फिर धीरे धीरे आप समझने लग जाते हैं। तो अभी आपके लिए सवाल क्या हुआ कि कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट है जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस जिससे डेराइव होती हैं, जिससे निकलती हैं एक तरह से। और ये सवाल सीधा सीधा फ्रेम हो सकता है आपके सीयूईटी एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस ये जो है प्राकृत में जो है लिखे हुए थे, ठीक है ना, प्राकृत में लिखे हुए थे। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सवाल अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए कि द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, और वहां पर प्राकृत हो तो आपको प्राकृत पर टिक कर देना है, ठीक है ना। एक और चीज कि जो अफगानिस्तान का एरिया था, मौर्यन एम्पायर was quite vast, वाइड स्प्रेड। अफगानिस्तान तक भी मौर्यास का राज चलता था और उन इलाके में जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो मिलते हैं अरामाइक एंड ग्रीक, ठीक है ना, अरामाइक एंड ग्रीक लैंग्वेजेस में, अब स्क्रिप्ट्स में। और यहां जब वो चाहते हैं अशोक की स्टेट के जो भी गाइडलाइंस हैं, उसके जो भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो लोगों तक पहुंचे। लोगों से मतलब है कि ब्यूरोक्रेट तक पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचे, राज्य के अधीन काम करने वाले लोगों तक पहुंचे, या छोटे छोटे जो है तत्वों तक पहुंचे जो कि लोकली बहुत इन्फ्लुएंशियल है। सो वो क्या करते कि वहीं की लोकल लैंग्वेजेस में उसको लिखवाते हैं। राजा को कोई स्क्रिप्ट आती है, राजा को कोई लैंग्वेज आती है, ठीक है, सो उसका फर्क नहीं पड़ता, मुझे आती है लेकिन हो सकता है मेरे राज्य में बहुत सारे लोगों को नहीं आती हो, ठीक है। उसी तरीके से अशोक ने भी इसका ख्याल रखा और उन्होंने अरामाइक एंड ग्रीक इंस्क्रिप्शंस भी लिखवाए। सवाल कहां पे आएगा कि ये इंस्क्रिप्शंस आपको कहां से मिलते हैं, या अफगानिस्तान में जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं वो किस स्क्रिप्ट में
लिखे गए हैं, और हो सकता है कि ऑप्शंस दे दें 1 2 3 4, और आपको फिर उसमें देखना हो कि 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, और 1 and 4 काइंड ऑफ ऑप्शंस। सो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो यहां प्रिंसेप के बारे में हमने कहा कि प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी पढ़ी। 1938 में प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ लिया था, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ उनको क्लू मिल गया। हर चीज में क्लू जुड़ा होता है ना। वो क्लू क्या है, बाद में इंडो ग्रीक किंग्स आते हैं, ठीक है। आपको केवल उतना पढ़ना है जितना एनसीईआरटीज में लिखा हुआ है। आपका सीयूईटी के सिलेबस वहीं से निकलता है, इसलिए बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है। बिल्कुल पॉइंटेड ढंग से ना, एकदम फोकस ढंग से सीयूईटी एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, टॉप करना है, इस पर फोकस रखना है। इसलिए आप इसमें नहीं जाएंगे। अभी इनकी बात करेंगे तो कर लेंगे थोड़ी सी, जितनी एनसीईआरटीज में लिखी हुई है। मौर्यन एम्पायर के बाद अराउंड फर्स्ट बीसी एंड फर्स्ट सीई, इंडो ग्रीक, बहुत सारे इंडो ग्रीक्स जो है इंडिया में आए, और उन्होंने यहां पर अपने कॉइन्स चलाए, ठीक है। सिक्के चलाना जिसको बोलते हैं, सिक्का चलाना। और पहली बार इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ एक नया सोर्स बेस जुड़ गया, कॉइन्स। कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, और ये जो कॉइन्स में उन्होंने लिखा था वो ग्रीक और खरोष्ठी में लिखा था। सो क्लूज मिल गए ना कि ब्राह्मी में और खरोष्ठी में इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, और वहां पर एक जगह पर ग्रीक और अरामाइक में लिखे हुए हैं, ठीक है। ग्रीक और अरामाइक में लिखे हुए हैं, और फिर खरोष्ठी स्क्रिप्ट मिल जाती है कॉइन्स में, तो पढ़ना और भी आसान हो गया, ठीक है। अब यहां पर प्रिंसेप ने कहा कि ये जो स्क्रिप्ट है खरोष्ठी, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, प्राकृत लैंग्वेज में। तो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस क्या हुए, लैंग्वेज हो गई प्राकृत, और स्क्रिप्ट्स हो गई ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरामाइक। ओके, ये आपको दिमाग में रखना है। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का डिफरेंस क्या है। मैं अगर कहूं कि मैं इंग्लिश बोलूंगा या हिंदी बोल रहा हूं अभी, तो मैं रोमन इंग्लिश में उसको लिख दूंगा, मैं MAIN लिख दूंगा। मैं हिंदी में लिख सकते हैं, यानी देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं और रोमन में भी लिख सकते हैं। तो एक लैंग्वेज को बहुत सारी स्क्रिप्ट्स में लिखा जा सकता है। कभी कभी ये भी होता है कि आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन फिर यहां पर केस है कि आपको जो ध्यान रखनी है चीज की, लैंग्वेज हो गई प्राकृत, और ये चार हमारे जो इंस्क्रिप्शंस की जो की स्क्रिप्ट्स थी वो ये थी, ठीक है। अब देखो ये मेजर लैंग्वेजेस हो गई, लेकिन इसके साथ साथ आपको पाली, तमिल और संस्कृत, ये लैंग्वेजेस भी बाद में यूज होती हैं इंस्क्रिप्शंस के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, पाली, तमिल और संस्कृत को भी अपने दिमाग में रखिए कि ये लैंग्वेजेस है। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस इन प्राकृत एंड लेटर पाली, तमिल एंड संस्कृत इंस्क्रिप्शंस वर आल्सो फाउंड, जहां पे लैंग्वेज है उनकी ये वाली, और स्क्रिप्ट जो है धीरे 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 हर लैंग्वेज अपनी एक स्क्रिप्ट बनाती हुई चली जाती है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, एक मेगालिथ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। मेगालिथ साउथ इंडिया के अंदर एक चलन बना कि जो बहुत ही ब्रेवरी से लड़े, जो वॉरियर्स थे, उनकी तारीफ में जब वो व्हेन दे पास्ड अवे, सो मेगालिथ ह्यूज स्ट्रक्चर्स, इलैबोरेटेड स्टोन स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए, बड़े बड़े से पत्थर हैं, और उनके ऊपर उनकी प्रशंसा में कुछ कुछ लिखा गया। और ये साउथ इंडिया से लेकर सेंट्रल इंडिया तक ये ट्रेडिशन आया। तो यानी सोर्स बेस के मामले में एक सोर्स और आ गया। अगर हम बात करें साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया की, सो फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम BC मेगालिथ्स वर फाउंड, ठीक है ना, डिस्पोजल ऑफ द डेड एंड देन डेकोरेटिव इलैबोरेटिव स्टोन स्ट्रक्चर्स ओवर दैट। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है।
मैंने बहुत शुरुआत में आपको बताया था कि ये तो स्क्रिप्ट का खेल हो गया, कि ये स्क्रिप्ट पढ़ पाएंगे, वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन वेदास को बहुत ही जल्दी पढ़ लिया गया। और आपको वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ज्ञान और सूचना का भंडार है, ठीक है ना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें जो है वैदिक लिटरेचर से मिलती है। तो ये एक और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ गया। आपको ध्यान रखना है मेगालिथ क्या है। अगर यही लिख दिया जाएगा केवल, तो आप वहां पर लिख सकते हैं कि ये डिस्पोजल ऑफ द डेड के साथ साथ इलैबोरेटिव स्टोन स्ट्रक्चर्स है जो सेंट्रल और साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। साउथ इंडिया से इनका ओरिजिन होता है और सेंट्रल इंडिया तक जैसे जैसे स्टेट्स बनता चला जाता है, वहां पर ये काफी बड़ी मात्रा जो है तादाद में हमें मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है कि चूंकि इतनी सब चीजें हो रही हैं, हड़प्पा के बारे में भी हमने बात की थी, ट्रेड की बात की, कॉमर्स की बात की, हैंडीक्राफ्ट की बात की, ज्वेलरी की बात की, बीड्स की बात की। अब यहां पर क्या हो रहा है, धीरे 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 स्टेट जो है बड़ा होता चला जा रहा है और उसके बारे में हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बढ़ता चला जा रहा है। अब आर्कियोलॉजी तो है ही है, आर्कियोलॉजी के साथ साथ रिटन टेक्स्ट हैं, रिटन टेक्स्ट के साथ साथ हमें हमारे पास इंस्क्रिप्शंस की, लिटरेरी सोर्सेस की, कॉइनेज की, बहुत सारे जो है ना सोर्सेस मिल जाते हैं, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी हमें अब ज्यादा पता चल रहा है अबाउट पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि हड़प्पा के बाद क्या क्या हुआ। सो हमने देखा राइज ऑफ स्टेट्स, कि कैसे राज्य बन रहे हैं। हो सकता है कि हड़प्पा भी बहुत ही बड़ा साम्राज्य हो, लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। सो हम क्या कहते हैं कि अब जो है 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी यानी बिफोर कॉमन एरा। आज मैंने आपको फिर से समझाया, एक बार समझाया था, फिर से समझा देता हूं, ठीक है। 2024 है, 25 आ रहा है, तो इस तरीके की गिनती चल रही, तो कहीं पर तो जीरो होगा, जीरो के नीचे है, ठीक है, हमारा BCE चला जाता है, और जीरो के ऊपर जब हम आते हैं तो आफ्टर डेथ अभी भी AD का प्रचलन ज्यादा होता है, ठीक है। तो 6th सेंचुरी BCE में पहली बार स्टेट्स हमें पता चल रहे हैं कि बन रहे हैं, काफी बड़ी तादाद में स्टेट्स बन रहे हैं, और उन स्टेट्स के बारे में हमें जानकारी भी मिल रही है। सिटीज, सिटीज एक बार फिर से सिटीज बन रहे हैं, ठीक है। और हमने देखा था हड़प्पा के अंदर, हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर भी क्या थे, सिटीज थे, और हड़प्पा के सिटीज को कहा जाता है फर्स्ट अर्बनाइजेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको फैक्ट के तौर पर, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। और जब हड़प्पा के बाद दूसरी बार सिटीज बने, यानी 6th सेंचुरी, तो 6th सेंचुरी में एक बार हमें फिर से सिटीज दिखाई देते हैं। थोड़ा सा आपको रिकैप कराऊं कि कैसे हमने हड़प्पा का ओरिजिन शुरू किया था, और हमने देखा था एक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन। रूरल यानी गांव, और गांव के बाद अर्बन यानी कि सिटीज, और फिर मैच्योर हड़प्पा फेज आया, और फिर हमने देखा डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन एम्पायर। तो क्या हुआ था, सिटी डिसअपियर हो गए थे, एक बार फिर वही रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। क्या रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सिटीज से गांव की तरफ लोग ज्यादा मूव कर गए, यानी सिटीज खत्म हो गए। लेकिन एक बार फिर से 6th सेंचुरी में आकर के जब सिटीज बने, सो हिस्टोरियंस उसको कहते हैं सेकंड अर्बनाइजेशन, ठीक है, सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो चूंकि 6th BCE की यहां पर बात चल रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको ये बात बताई कि ये फैक्ट अपने दिमाग में रखना है कि 6th BCE के बाद में सेकेंड अर्बनाइजेशन आता है, ठीक है। यहां जब सिटीज बनने लग गए, तो सिटीज के साथ में धीरे धीरे स्टेट्स बनने लग गए। स्टेट्स, राजा, ठीक है, कोई ना कोई राजा जैसा बन गया वहां पे, और उसने एक खास इलाके पर अपनी पकड़ बना ली। सो स्टेट्स बने, और इन स्टेट्स को हम कहते हैं महाजनपदास, ठीक है, महाजनपदास। कितने महाजनपद हैं ये आपको ध्यान रखना है।
अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 16 महाजनपदास, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। हो सकता है सीधा न्यूमेरिकल नंबर ही पूछ लें कि कितने सारे महाजनपदास थे। अभी तक जितने महाजनपदास हमको पता है उनका नंबर है 16। उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वज्जी, जो आपके सिलेबस और किताब में है। इसीलिए बहुत 16 के बारे में आपको रट्टा नहीं मारना है। ये सीवीटी का एग्जामिनेशन है। जितना लिमिटेड रहोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, उतना ही अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। इसलिए ध्यान क्या रखना है, वज्जी है, मगधा है, कोसल है, कुरु है, पंचाल है, गंधारा है, अवंती है। यही नाम आपको एनसीईआरटी देती है, ठीक है, कि ये वो महाजनपदास हैं दोज वर वेरी प्रोमिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और यहां पर दो तरीके से स्टेट इमर्ज कर रहा है। नेचर ऑफ स्टेट क्या है, नेचर ऑफ स्टेट क्या है? अभी आज क्या है, आज अभी एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। हमारा एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। सो प्राइम मिनिस्टर राजा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वो जनता के सेवक हैं क्योंकि जनता उनको चुन रही है, वो राजा नहीं हो सकते। लेकिन यहां पर जब प्राचीन काल में, मध्य काल में, वहां पर राजा ही हो रहे हैं। यहां एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो 6th सेंचुरी बीसी में दो तरीके के स्टेट्स हैं। एक तो है मोनार्की, ठीक है, इसको मोनार्की को राजतंत्र कहते हैं। एक सिंहासन है, एक ताज है या मुकुट है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। जिसने मुकुट छीन लिया, जो सिंहासन पे बैठ गया, वो राजा है। इसके लिए ताकत चाहिए, ठीक है ना, रिसोर्सेज चाहिए, बैकअप चाहिए, मिलिट्री चाहिए, सब कुछ चाहिए। सो यहां पर इस तरीके से राज्य हैं जो मोनार्किक स्टेट्स हैं, राजा होता है वहां पर। और कहीं पर राजा नहीं है, ओलिगार्की है, एक तरीके का अभिजात तंत्र है। यानी बहुत से लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो सब कलेक्टिवली रूल करते हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं संघ, ठीक है, संघ बना लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 6th सेंचुरी बीसी में संघ क्या है, ये एक तरीके का स्टेट है, ओलिगार्किक स्टेट है, जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर के शासन कर रहे हैं, वहां कोई एक राजा नहीं है। तो इसको माना जाता है कि एंशिएंट डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था। यानी एंशिएंट इंडिया में जहां पर कोई एक ही राजा हुआ करता था, वहां पे कुछ संघ भी थे, जिन संघों के अंदर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो मिलकर शासन चला रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि कौन सा ओलिगार्की है, तो आप वज्जी के बारे में बताइएगा कि ये ओलिगार्की है, ठीक है। बाकी ज्यादातर स्टेट्स बहुत कम समय के लिए, अगर कुछ एक महाजनपदास में ओलिगार्की थी भी, तो वहां पर बहुत जल्दी किंग आ गया, राजा आ गया, मोनार्की आ गई, ठीक है। अब यहां पर देखो कि टेक्स्ट और बढ़ने लग गए। हमने क्या कहा, हम जानना चाहते हैं अबाउट पॉलिटी, कि राजा कैसे चल रहा है, अपने राज्य को कैसे चला रहा है। सो 6th सेंचुरी बीसी से धर्म सूत्र लिखे जाने लगे। कौन लिख रहा है, ब्राह्मण्स लिख रहे हैं। किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, संस्कृत में लिख रहे हैं, ठीक है। संस्कृत में ये सारे जो हैं हमारे धर्म सूत्र लिखे जाने लगे। अभी भी कहते हैं ना कि राजा का धर्म क्या है, ठीक है, राजा का धर्म क्या है। धर्म से मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होता। धर्म से मतलब उसका कर्तव्य क्या है, उसका कर्म क्या होना चाहिए। तो ब्राह्मण कह रहे हैं धर्म सूत्रास। सीवीटी एग्जामिनेशन के लिए आपको धर्म सूत्र याद रखने हैं। ब्राह्मण्स ने लिखे, 6th सेंचुरी बीसी में लिखे और संस्कृत में लिखे, यहां से प्रश्न निकल सकता है। और इसमें उन्होंने किया क्या कि उन्होंने अपने हिसाब से ये बताया कि एक राजा को राज्य कैसे करना चाहिए, और उसी के साथ साथ वो बहुत सारी जो है डिटेल्स ऐसी भी प्रोवाइड कराते हैं जो सोसाइटी को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। और यहां पर क्षत्रिय, क्षत्रिय उनको एसोसिएट किया जाता है रूलिंग क्लास के साथ में। यानी क्षत्रिय जो हैं वो रूलिंग क्लास है, क्षत्रिय जो हैं वो राज्य करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब इसका लास्ट पॉइंट थोड़ा सा समझ लेना है कि ये क्या था, कि ये इसमें धर्मसूत्रास में लिखा हुआ है कि राजा को
टैक्स कैसे कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि राजा जो है ना वो टैक्स को जो है ना जब तक वसूलेगा नहीं तब तक फिर वो अपना राज्य नहीं चला सकता है। ठीक है, आज भी जो स्टेट है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है, लेकिन वो भी हमसे टैक्स लेता है। ठीक है, और जब टैक्स बढ़ जाते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं भाई टैक्स को कम करना चाहिए, इतना टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। हर बार बजट के आसपास ये हलचल होती है ना। सो ये इसीलिए होती है कि कलेक्ट करना है स्टेट को टैक्स, क्योंकि बिना टैक्स कलेक्शन के स्टेट चल नहीं सकता। और ये बताते हैं कि कैसे आपको टैक्सेस कलेक्ट करने चाहिए, ट्रिब्यूट भेंट वगैरह कैसे लेनी चाहिए। जो कल्टीवेटर्स हैं, खेती करने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, और जो आर्टिजन्स हैं, दस्तकार हैं, यानी हस्तशिल्प का जो काम करते हैं, उन लोगों को यहां पर कहा गया कि कल्टीवेटर, ट्रेडर्स एंड आर्टिजन्स। अब इससे क्या पता चलता है कि टैक्स देने वाले लोग कौन है? किसान है, ठीक है, व्यापारी है, और साथ ही साथ में दस्तकार कामगार हैं। ठीक है ना, यानी कि कल्टीवेटर, ट्रेडर्स एंड आर्टिजन्स, ये टैक्स पेइंग क्लास है। और टैक्स ले कौन रहा है? राज्य। और वहां पे कौन बैठा है? जो किंग है। अब जिस स्टेट की टैक्स वसूलने की जितनी ताकत होगी उतना ही ज्यादा वो बड़ा हो जाएगा। यहां भी यही हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? यहां हमने देखा लास्ट स्लाइड में वज्जी, मगधा, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधारा, अवंती, इतने 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद वर देयर, बट amongst them Magadha emerged as the victorious and the most powerful महाजनपदा। मगध बहुत ताकतवर हो गया। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज बहुत सारे थे। रिसोर्सेज होंगे तो स्टेट का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ताकतवर सेना बनानी है, क्योंकि जिस इलाके को जीता है उसको कंट्रोल करना है, साथ ही साथ दूसरे स्टेट्स के साथ लड़ाइयां भी लड़नी है। अगर अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं तब भी आपको मिलिट्री चाहिए, और एक बार आपने उसमें एक्सपेंशन कर लिया मिलिट्री के साथ में, तो आपको वहां एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बनानी है। सबके लिए पैसे की जरूरत है। तो मगध के पास में रिसोर्सेज बहुत थे। ठीक है, मगध के पास रिसोर्सेज थे क्योंकि फर्टाइल लैंड थी, खेती बहुत होती थी, बहुत खेती होती थी, और उसकी वजह से वो टैक्स भी वसूल पाते थे। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी मगध के साथ? आयरन माइंस थे। आयरन माइंस, पुरानी जो लड़ाइयां होती थी, आज की तरह तो नहीं है ना कि बटन दबाओ धूमधाम, लेकिन उसके बावजूद आपको आयरन तो चाहिए, आयरन चाहिए ना, गोलियां कारतूस बनाने के लिए भी आयरन चाहिए। लेकिन जब एंशियंट टाइम्स में जब लड़ाइयां होती थी तो ज्यादातर जो हथियार है वो लोहे के हैं, और इसकी वजह से आपको लोहा चाहिए। अब अगर आपके अपने स्टेट में लोहा नहीं है, मान लीजिए ये मगध जो हमारा आज का पटना वाला इलाका है, यहां से डेवलप होता है पूरा, इसमें अगर आपके पास लोहा नहीं है तो आपको बगल वाले से लोहा मंगाना पड़ेगा, जहां से भी आयरन ओर मिलेगा वहां से आपको यू हैव टू एक्सपोर्ट इट। ठीक है, इंपोर्टेड। सो इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो डिपेंडेंसी आ गई। लेकिन जब आपके पास खुद के आयरन ओर्स हैं तो आप ज्यादा आराम से अपनी मिलिट्री को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना, और एग्रीकल्चर की बात तो हुई कि फर्टाइल लैंड है, इसलिए यहां पर बहुत सारा टैक्स था। सिटीज बन रहे हैं, इसका मतलब है ट्रेडर्स भी अब रिच हो रहे हैं, जो स्टेट को अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं। अब मगध का जब एम्पायर बन रहा है धीरे धीरे, 16 महाजनपद थे, छोटे छोटे जनपद, धीरे धीरे बड़े होते गए, मगध उनमें बहुत बड़ा हो गया। और जब मगध बड़ा हुआ तो वहां पर शासक आ गए, आपको याद रखना है, बिंबिसार। ठीक है, अजात शत्रु है, अजात शत्रु भी लिखते हैं, और महापद्म नंद, इस तरीके के बड़े शासक आ गए। और भी आए कई सारे, लेकिन ये मेजर जो है, जो किंग्स हैं वो यही हैं। तो यहां महाजनपद अब धीरे धीरे साम्राज्य के तौर पर तब्दील होता जा रहा है, क्योंकि बाकी महाजनपदों को इसने जीत लिया है। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है अपने सीवीटी पॉइंट ऑफ व्यू से? बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद, ये 3 नाम ऐसे दे दिए जाएंगे, और उनमें चौथा नाम अगर जोड़ दिया जाए बिंदुसारा। ठीक है, बिंदुसार। अब बिंबिसार और बिंदुसार, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एग्जामिनेशन में
जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप उसमें परेशान हो सकते हैं। इसलिए आपका स्कोर इस पर डिपेंड करेगा कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप कितनी आराम से हैंडल कर लेते हैं। तो अगर उन्होंने एक लिस्ट दे दिया, 4 नाम दे दिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद और बिंदुसारा, और इसमें से कहा इनमें से कौन ऐसा है जो मगध एम्पायर से जो है एसोसिएटेड नहीं, जुड़ा नहीं है, तो आपको याद रखना है बिंदुसार नहीं है, ये है मौर्य। ये कंफ्यूजिंग फैक्ट्स को आपको दिमाग में जरूर रखना है। अब क्या होता है कि धीरे से कैपिटल शिफ्ट हो जाती है, राजगृह से वो पाटलिपुत्र चली जाती है, आसपास ही है लेकिन कैपिटल शिफ्ट किया जाता है। ये सब पटना के आसपास का इलाका है, ठीक है। अब यहां हमने बात की कि मिलिट्री आ गई, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं उसके पास, इसलिए एम्पायर का एक्सपेंशन होने लगता है। और इसके बारे में 2 सोर्सेज आपको ध्यान रखने हैं विच इन्फॉर्म्स अस अबाउट द मगधा एम्पायर। फर्स्ट इज मेगास्थनीज इंडिका। एक ट्रैवलर आता है घूमने के लिए इंडिया, और वो यहां पर जो देखता है उसके बारे में लिखता है, और उस किताब का नाम है इंडिका, ठीक है। सो इंडिका से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। और कौटिल्य का नाम तो आपने सुना ही होगा, चाणक्य, ठीक है, चाणक्य या कौटिल्य, कौटिल्य ही चाणक्य है। तो कौटिल्य ने एक बड़ी जबरदस्त किताब लिखी, उसका नाम है अर्थशास्त्र। आज भी अर्थशास्त्र वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स है, बहुत बिकती है, आपको कहीं भी अर्थशास्त्र मिल जाएगी। तो मगधा के बारे में आपको मेगास्थनीज का इंडिका और अर्थशास्त्र दोनों जो है ना बहुत सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाते हैं। मगधा, और मगध के बाद आता है मौर्यन एम्पायर। क्या कहा हमने, 16 महाजनपदास बने, और ये जो 16 महाजनपदास हैं इनमें से एक बड़ा सा महाजनपद, ठीक है, वो एक स्टेट बन गया, एम्पायर बन गया। धीरे धीरे उसने बहुत बड़े इलाके को अपने कंट्रोल में कर लिया, और इसी मगध के अंदर से एक राजवंश, एक डायनेस्टी आई मौर्यास की, और मौर्य उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन उसको एक गुरु मिल गया, चाणक्य, कौटिल्य, और उन गुरु चेला ने मिलकर के जो हमारा घनानंद था, ठीक है, जो नंद शासक की बात की, उसी की डायनेस्टी में एक घनानंद नाम का राजा था, उस घनानंद को हटा दिया, और यहां पर नंदा डायनेस्टी जब हार गई, जो लास्ट डायनेस्टी थी महाजनपद की, 321 BCE में, और यहां से शुरू हो जाती है कहानी ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर, ठीक है। क्या याद रखना है आपको, हु इज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, नॉट अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य इज द फाउंडर, ठीक है ना, नंबर 1, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द मौर्यन एम्पायर। सेकेंड, मौर्यन एम्पायर ने किसको हराया, किसको डिफीट किया, नंदा एम्पायर को, ठीक है, और यहां पर नंदा डायनेस्टी को, और जो नंदा डायनेस्टी थी वो लास्ट डायनेस्टी है महाजनपदास की। तो कभी ये फ्रेम हो सकता है कि जो है ना जो मगध के अंदर जो मगध एम्पायर है उसकी लास्ट डायनेस्टी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कि नंदा डायनेस्टी है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि धीरे 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 बढ़ता चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसके बाद में फिर थोड़े समय के बाद में जो है बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में अशोका। तो अशोका के समय में इतना बड़ा एरिया पूरा कंट्रोल हो गया, फार नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट याद है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट आपको याद रखना है, ये हमारा इंडिया का ये जो नीचे का हमारा बॉर्डर एरिया है, ये है नॉर्थ वेस्ट। आज का जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी आगे का जो इलाका है वहां तक, और ये बैठे कहां है भाई साहब, बैठे हैं पटना में, ठीक है ना, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से वहां अफगानिस्तान तक इन्होंने अपना राज्य पहुंचा दिया, और साथ ही साथ ये पूरा इलाका इनके कंट्रोल में आ गया, सिंध बलूचिस्तान वगैरह भी
आ गया, ठीक है। और फिर आखिर में ये जाकर के कलिंग, ठीक है, कलिंग में एक युद्ध होता है बहुत ही बड़ा फेमस। तो ये नीचे की तरफ यानी ईस्टर्न जो है पार्ट भी इन्होंने अपने कब्जे में धीरे धीरे कर लिया। और यहां भी आप देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो फर्स्ट यानी जो फाउंडर है अशोकन मौर्यन एम्पायर का, उसके समय में आता है मेगास्थनीज घूमने के लिए। और क्यों आता है? ग्रीक एम्बेसडर है, ठीक है ना। ग्रीक यानी वो जो ग्रीस है, ग्रीस का इलाका है, उसका जो राजा है वो अपना दूत बना के, एम्बेसडर बना के, आज भी बहुत सारी एम्बेसीज हैं। अभी आप दिल्ली नहीं आए, लेकिन अगर आप दिल्ली आएंगे तो शांति पथ पे जाइए, इधर भी एम्बेसी, इधर भी एम्बेसी, इधर भी एम्बेसी, इधर भी एम्बेसी। यानी सारे देश जो हैं अपने एम्बेसडर्स जो हैं एक दूसरे के यहाँ रखते हैं, भेजते हैं कि हमारे बीच में अच्छा कम्युनिकेशन बना रहे। तो मेगास्थनीज जो है ग्रीक एम्बेसडर जो है बनकर के आया चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। और यही सीयूईटी के लिए आपके पास एक फैक्ट आ गया कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, और उसके बाद में आपको अशोक का नाम लिख देंगे, ठीक है, और पूछ लें कि इसमें मेगास्थनीज किसके कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर बनकर के आता है। और हमने कहा कि इंडिका जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है अर्थशास्त्र के बारे में भी हमने आपको बताया कि कौटिल्य या चाणक्य है। कौटिल्य जो इनके गुरु हुए, और उसके बाद जब राजा बनाया कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर उनको अपने यहाँ मिनिस्टर बना लिया। तो दूसरा फैक्ट अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य कि चाणक्य वाज वन ऑफ द मिनिस्टर्स एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट मिनिस्टर इन द कैबिनेट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब चूंकि हमने कहानी शुरू की इंस्क्रिप्शंस के साथ, अब आ गया अशोका। तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो 272 से लेकर 268 या 231 बीसीई, ये आपको दिमाग में हल्का सा रखना है कि क्या पीरियड जो है इंस्क्रिप्शंस के साथ में हमें देखना होगा कि अशोक का जो रेन था, जो उसका राज्य था, वो कब से कब तक रहा। रॉक्स भी मिलती हैं, पिलर्स भी मिलते हैं। बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, उसके ऊपर ही उन्होंने जो है ना अपने इंस्क्रिप्शंस खुदवा दिए, या कहीं पर अगर इतनी बड़ी रॉक्स नहीं है तो वहां पर उन्होंने पिलर्स लगवाए, ठीक है, उस जमाने में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे लिए बन जाता है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था, जिसका अभी मैंने नाम लिया और आपको याद दिलाया कि आपको क्या करना है, आपको बिंबिसार और बिंदुसार का फर्क जरूर देख लेना, क्योंकि कंफ्यूजिंग फैक्ट है, आ जाएगा तो फिर आंसर जो है गलत नहीं होना चाहिए। 297 बीसी में ये बन गया बिंदुसार, और ये जो है उसकी मृत्यु के बाद, यानी बिंदुसार की मृत्यु के बाद 268 बीसी में अशोका became the ruler of the empire, and Ashoka was perhaps the first ruler who inscribed his message to his subjects and the officials on the stone surfaces, जिसके बारे में हमने बात की। पहला ऐसा व्यक्ति है जो स्टोन सरफेसेस पर बहुत बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस लिखवा रहा है। नेचुरल रॉक्स पे मैंने बताया कि बड़ी बड़ी रॉक्स जहां पर अवेलेबल है नहीं है, तो बढ़िया पॉलिश्ड पिलर्स बनवा रहा है, उसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस दे रहा है, ठीक है। अब ये जो पूरा मौर्यन एम्पायर है, इसको आप देखिए। अभी मगध एम्पायर के बारे में बात की, तो हमने पाटलिपुत्र के बारे में बात की, और यहां भी आपका पाटलिपुत्र जो है वो मौर्यन एम्पायर का भी कैपिटल सिटी है, ठीक है। तो पटना वाले बहुत खुश हो जाएंगे कि भाई बहुत पुराने जमाने से हमारी कैपिटल जो है ना वो कैपिटल बनी हुई है। सो ये कैपिटल है मौर्यन एम्पायर की पाटलिपुत्र। और इसके अलावा जो कुछ प्रोविंशियल सेंटर्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं सीयूईटी के एग्जामिनेशन के लिए। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली एंड सुवर्णगिरी, ठीक है, ये सेंटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन सेंटर्स के नाम लिख करके पूछे कि ये प्रोविजनल सेंटर्स जो हैं अशोकन एम्पायर में, उनमें से कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। तो आपको बस ध्यान करना है, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली एंड सुवर्णगिरी, ठीक है। अब इतनी बड़े एरिया पे कंट्रोल कैसे किया होगा,
इसको जीता होगा आर्मी के बल पे। तो ग्रीक सोर्सेस बताते हैं कि भाई बहुत बड़ी आर्मी है, इतनी बड़ी आर्मी है कि 6 लाख फुट सोल्जर्स हैं, 6 लाख फुट सोल्जर्स यानी पैदल सैनिक हैं, ठीक है। और इनका जो कैवलरी है, ठीक है, कैवलरी का मतलब है घोड़े, 30,000 के करीब इनके पास घोड़े हैं इनकी आर्मी के अंदर, और 9,000 एलिफेंट्स भी हैं, 9,000 एलिफेंट्स। और इंटरेस्टिंग ये है कि जो एलिफेंट्स हैं वो इंडिया में ही सबसे ज्यादा उनका आर्मी में यूज हुआ। जब आया ना सिकंदर या अलेक्जेंडर, तो यहां देखा ना कि इतने सारे हाथी हैं, तो हाथी सबसे आगे खड़े हो जाते थे आर्मी के, उसके बाद दिखती नहीं थी सेना कितनी है, इसलिए बड़ा मुश्किल होता था हाथियों के साथ लड़ने में। बस ये था कि अगर हाथी वापस भाग गए तो आपकी अपनी सेना को भी कुचल देते थे। सो ये इतनी भयानक आर्मी, इतनी बड़ी आर्मी है अभी मौर्यन एम्पायर की। हो सकता है कि कुछ ज्यादा लिख दिया हो ग्रीक सोर्सेज ने, लेकिन अगर हम आज के हिसाब से तुलना करें, तो अगर हम फुट सोल्जर्स की तुलना करें या अपनी आर्मी की टोटल स्ट्रेंथ की तुलना करें तो 13 लाख है, और आज से इतने समय पहले आपके पास 6 लाख के करीब अगर पैदल सैनिक है तो बहुत ही बड़ी बात है। और यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मान लीजिए एम्पायर बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है, ठीक है, एम्पायर बहुत ताकतवर है, लेकिन एम्पायर का सबसे ज्यादा कंट्रोल कहां, किस इलाके में होगा? जो कैपिटल सिटी है। आज की तरीके से पहले के राज्य नहीं होते थे, तो कैपिटल सिटी के आसपास कंट्रोल था काफी तगड़ा, क्योंकि अगर कोई भी रिवोल्ट हो रहा है ना, कहीं भी कुछ गड़बड़ हो रही है, तो राजा भी पहुंच जाएगा आर्मी लेकर के अपनी, ठीक है। सो यहां पर जो पाटलिपुत्र के आसपास सबसे ज्यादा जो है ना कंट्रोल इसका था, लेकिन बाकी सब जगहों पर इनका शासन चलता था। और इन्होंने तक्षशिला और उज्जैनी, जो हमने आपको कहा ना कि तक्षशिला उज्जैनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं, तो जो ट्रेड रूट्स थे उनके ऊपर इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की कि ट्रेड रूट्स हमारे हाथ से नहीं जाने चाहिए, क्योंकि वहां से क्या होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स होगा तो टैक्स मिलेगा, तो टैक्स पे इनको कब्जा करना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड पर कब्जा करना है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और देखना है कि ये जो सुवर्णगिरी है ये कर्नाटका है, तो कर्नाटका पर सुवर्णगिरी का जो इलाका है वहां पे गोल्ड माइंस बहुत सारी हैं, और सोना आपको पता है कि आज भी कितनी कीमती चीज है। हीरे की कोई कीमत नहीं होती, उसकी रिसेल वैल्यू नहीं होती, लेकिन सोना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सोना जो है यहां पर मिलता था सुवर्णगिरी के अंदर, यानी इंपॉर्टेंट एरियाज को वो कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है एक और चीज कि इतना बड़ा एम्पायर, इतना सारा ट्रेड एंड कॉमर्स, और ट्रेड एंड कॉमर्स के रूट्स पर अपना कब्जा, ये कैसे होगा? वहां पर कब्जा होगा, और जो ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनको आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करानी है। वो अपना सामान लेके जा रहे हैं और उनको किसी ने लूट लिया, अगर ऐसा होगा तो वो ट्रेड रूट पर फिर वापस नहीं आएंगे, इसलिए बहुत ही बढ़िया इंतजाम करके रखा हुआ है था जो हमारे मौर्यन रूलर्स हैं उन्होंने। और आर्मी का सिर्फ यही रोल नहीं होता था कि वो दूसरे स्टेट्स को जीतेगी, दूसरे राजाओं को हराएगी, बल्कि ये भी होता था कि वो किसी तरीके से भी इन सारे ट्रेडर्स को और मर्चेंट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत सारी सब कमिटीज बना दी गई थी। आर्मी है, आर्मी जो है वो डिवाइडेड है फुट सोल्जर्स के अंदर, कैवलरी यानी घुड़सवार, और उसके साथ साथ एलिफेंट्स के ऊपर, लेकिन उसके साथ सब कमिटीज बना दी गई, और उनकी सारी सब कमिटीज की देयर वर सम स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज। और एक जो स्पेसिफिक सब कमिटी थी वो नेवी का भी ख्याल रखती थी, यानी पानी के अंदर भी जो ट्रेडर्स आ रहे हैं पानी के रास्ते से, उनकी भी सुरक्षा उनको करनी थी। जो सेकंड कमिटी है दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट। थर्ड हैंडल द फुट सोल्जर्स, कि पूरे फुट सोल्जर्स का एक सेंट्रल कमांड जैसा बना दिया गया।
फोर्थ, वो कैवलरी, ठीक है, हॉर्सेस को देखती थी, उनका देखभाल भी करती थी। जितने मजबूत आपके घोड़े पुराने जमाने में, उतनी ही स्ट्रांग आपकी कैवलरी, उतनी ही स्ट्रांग आपकी आर्मी, ठीक है। चैरियट्स, जो इस तरीके के रथ वगैरह इस्तेमाल होते थे, रामायण महाभारत जैसे सीरियल्स आपने देखे होंगे ना, जो रथ होते थे, तो रथ पर लड़ाई करने का चलन था। राजा तो काम कई बार बहुत ही ज्यादा ऑर्नामेंटल चैरियट्स पर होता था, तो रथों को देखती थी। और फिर एक कमेटी होती थी जो एलिफेंट्स की देखभाल करती थी, ठीक है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब कमेटी बनाई जो बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ियों के इंतजाम को देखती थी। आप देखिए, मतलब केवल आर्मी का ख्याल नहीं है, बुलक कार्ट्स को भी मतलब वो देखती कि उनको अरेंज करना है अगर बुलेट कार्ट्स को, ठीक है ना। और सोल्जर्स को जो है वो रसद पहुंचाना, यानी उनको सप्लाईज देना। सोल्जर्स चले गए हैं और पता चला कि किसी दूर दराज के एरिया में वो जाकर के लड़ाई कर रहे हैं, उनको रोज खाना चाहिए ना, तो उसकी सप्लाई जो है ना वो इंश्योर करनी है। तो वो कमेटी वो इंश्योर करती थी, साथ साथ एनिमल्स यानी एलिफेंट एंड हॉर्सेस प्रोमिनेंटली, ठीक है, इन दोनों को चारा पहुंचाना है, फॉडर देना है, ठीक है ना। सो उसके लिए भी ये काम करती थी। और एक सब कमेटीज जो है वो सर्वेंट्स को रिक्रूट करती थी, ज्यादा से ज्यादा नौकर होंगे, कौन करेगा उनकी सेवा शुश्रूषा, ठीक है। सो आर्टिजन्स, आर्टिजन्स में कौन लोग ज्यादातर होते थे, जो चैरियट्स का काम करते थे, जो घोड़ों के ऊपर जो मतलब पूरा मशीन फिट की जाती है। मशीन फिट करने से मतलब है कि पैर कहाँ टिकाने हैं, उनकी जीन रकाब जैसी चीजें वो बाद में आई, लेकिन उसके पहले घोड़ों का जो इंतजाम होता था वो करती थी। हाथियों के लिए जो हौदा वगैरह बनाया जाता है वो बनाते थे। तलवार, भाले या जो लड़ाई लड़ने वाले हथियार हैं उनको बनाया करते थे, ठीक है ना। अब अशोक को एक और चीज से जाना जाता है और वो है अशोक का धम्म, ठीक है, धम्म। अशोक बुद्ध से बहुत प्रभावित हुआ, गौतम बुद्धा से बहुत प्रभावित हुआ, और गौतम बुद्ध से प्रभावित होने के बाद उसने एक जो है ना एक विचार रखा। उस विचार को उसने खुद धम्म कहा, ठीक है। धम्म का मतलब हुआ एक तरह से धर्म, ठीक है, धर्म। और ये बुद्धिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो जिस तरीके से वो समझ रहा था कि धम्म क्या है, ये धर्म क्या है, या एक शासक को कैसा होना चाहिए और उसकी प्रजा को कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए उसका मैसेज कन्वे करने के लिए धम्म महामात्य वर अपॉइंटेड। धम्म महामात्य, महाअमात्य का मतलब होता था एक तरीके से मिनिस्टर्स, जो बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर्स होते थे। तो धम्म महात्मा जो है उसने बनाए, ठीक है। अब हम मौर्यन एम्पायर की स्टोरी सुन चुके, बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत ही बड़ा। मौर्यन एम्पायर के बाद में शक, कुषाण, पल्लव, साउथ इंडिया के कुछ ही छोटे छोटे स्टेट्स हैं, उनके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। लेकिन चूंकि हम अभी नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं पाटलिपुत्र या पटना के आसपास से जो एम्पायर्स निकले उनकी, या नॉर्दर्न इंडिया में अभी जो इंस्क्रिप्शंस हैं, गोल्ड कॉइन्स हैं, उनका ट्रेड है, कॉमर्स है, मिलिट्री है, पॉलिटी है, सोसाइटी है, रिलीजन है, उस पर बात कर रहे हैं। सो अभी हम कहां आ गए, गुप्ता एम्पायर, ठीक है, गुप्त एम्पायर पे आते हैं। गुप्त एम्पायर ये बहुत पावरफुल एम्पायर बना। मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, उसकी तुलना में गुप्ता एम्पायर छोटा एम्पायर है, लेकिन बहुत बड़ा है फिर भी उसके बावजूद, ठीक है ना। क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल रीच के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं है, इसलिए आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप चले जाएंगे ना तो ये नदी में गोता नहीं लगाने, ये समुद्र में गोता लगाने जैसी चीज है। तो स्मार्ट स्टूडेंट कौन है, जो अपने आप को लिमिटेड रखता है, एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस करके रखना है, ज्यादा जो है ना बढ़ना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, फैक्ट्स, कि गुप्ता डायनेस्टी है। गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन है आपको याद रखना चाहिए, श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त ने 240 के अराउंड जो है ये डायनेस्टी छोटी सी बनाई, और उसके बाद उसका बेटा हुआ, उसका नाम था चंद्रगुप्त। आ गया ना कंफ्यूजन।
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी बात कर रहे हैं और यहां चंद्रगुप्त के बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य था तो ये चंद्रगुप्त जो है ये गुप्ता था। ये ध्यान रखना है आपको कि चंद्रगुप्त वन ये इसका बेटा हुआ और ये जो है ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग बना। यहां पर श्रीगुप्त के बाद डायनेस्टीज चलती रहीं, घटोत्कच आया, चंद्रगुप्त वन आया, लेकिन आपको क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वो कौन है, चंद्रगुप्त वन है। और ये कब बनता है रूलर, 320 BCE में। और चंद्रगुप्ता वन was succeeded by his son समुद्रगुप्ता, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त जो है ना ये वॉर कमांडर है एंड ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। 335 AD में ये बढ़ गया। BCE की बात हो रही थी, अब AD में चल गए, यानी हमारा जो 2024-25 वाला काउंट है वो यहां शुरू हो चुका है, ठीक है। 335 AD, अभी भी हम लिख सकते हैं 2024 AD। सो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि गुप्ता एम्पायर आ जाता है और समुद्रगुप्त जबरदस्त वॉर कमांडर है। उसने जितना स्टेट पहले बन गया था चंद्रगुप्ता के टाइम पे उसको कंसोलिडेट किया और गुप्ता एम्पायर को एक्सपैंड किया। जबरदस्त एक्सपेंशन करता है गुप्ता एम्पायर का। तो आपको ध्यान रखना है कि किसके जो टाइम में, मतलब ये कौन है जो बहुत बड़ा वॉर कमांडर है, वो वॉर कमांडर हमारा चंद्रगुप्त का के बाद जो रूलर बनता है समुद्रगुप्त, हाँ वो है समुद्रगुप्त। बहुत बड़ा वॉर कमांडर है जिसने बहुत एक्सपेंशन इसका किया है। इसके बाद एक शासक बनता है चंद्रगुप्त सेकंड। अब यहां एक कंफ्यूजन पर और ध्यान देना, चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त वन है, चंद्रगुप्त टू है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है कि शका रूलर्स को इसने हराया, सका, ठीक है, SAKA। ये अभी जो एरिया हमने देखा था ना नॉर्थ वेस्ट की ओर से बहुत सारे अटैक्स होते थे, तो शकों के बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे। तो चंद्रगुप्त ने शका रूलर्स को हराया और वेस्ट की तरफ एक्सपेंशन कर दिया पूरे गुप्ता एम्पायर का, ठीक है। और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, अब आपको यह ध्यान रखना है किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है, ठीक है। और अगला फैक्ट, ये एक मेहरौली, मेहरौली कहां है, दिल्ली में है। जो कुतुब मीनार है ना, उसी कुतुब मीनार कंपाउंड के अंदर एक पिलर है, वो पिलर कहा जाता है मेहरौली आयरन पिलर, वो भी चंद्रगुप्त का ही जो है माना जाता है। सो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय में बहुत जो है बच के रहना है, आपको चंद्रगुप्त वन नहीं लिखना है, आपको इलाहाबाद पिलर और मेहरौली आयरन पिलर अगर पूछा जाए कि किस जो है गुप्ता डायनेस्टी रूलर से एसोसिएटेड है, आप कह देंगे कि ये चंद्रगुप्त सेकंड के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है ना। और इसने बहुत सारे इसके मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं और इसने बड़ा रीजनल वो बनाया, ठीक है ना अपना। एक स्लाइड और देख लेते हैं आज की क्लास में और उसके बाद फिर बाकी का पार्ट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो अभी तक स्टोरी चल रही है राजाओं की, डायनेस्टीज की, एम्पायर्स की, ठीक है ना। और हमने देखा कि हाँ उनके बारे में बात हो रही है। व्हाट अबाउट ऑर्डिनरी पीपल, व्हाट अबाउट द कॉमन पीपल, व्हाट अबाउट द वीमेन, व्हाट अबाउट द मेन, व्हाट अबाउट द स्मॉल पेजेंट्स, व्हाट अबाउट द आर्टिजन्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स। ये जो उनकी कहानी बहुत ज्यादा मिलती नहीं है, ठीक है, लेकिन कई सारे ऐसे अकाउंट्स भी अब हमको मिलते हैं जहां पर आप ऐसी स्टोरीज देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है जातक और पंचतंत्र, जातकाज जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। जातक कथाएं, आप में से हो सकता बहुत से बच्चों ने जातक कथाएं और पंचतंत्र की कहानियां जरूर सुनी होंगी। पंचतंत्र तो जरूरी सुनी होंगी, लेकिन हो सकता है कुछ ने जातक कथाएं भी पढ़ी हों। इसमें क्या स्टोरीज हैं और उन स्टोरीज के बीच से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती हैं अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल। सो
अगर कोई फ्रेम होता है क्वेश्चन इस तरीके से कि जातक और पंचतंत्र जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत ढंग से, बहुत ही नैरेटिव स्टाइल में कहानियां सुनाते हुए आपको इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराती हैं, तो आपको ध्यान रखना है जातकास और पंचतंत्र के बारे में। एक सवाल कि जातक किस में लिखे गए? पाली, ठीक है, पाली में लिखे गए। और दूसरी चीज है, एक जो आपको फैक्ट याद रखना है, वो याद रखना है, वो गंडटेंडु जातक है। गंडटेंडु जातक क्या करता है? बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करता है प्लाइट यानी दुर्दशा, लोगों की जो प्लाइट है कि कैसे अगर राजा जो है बहुत ही दुष्ट हो जाएगा तो प्रजा कैसे परेशान होती है। सो यू नो गंडाटेंडु जातका डिस्क्राइब्स दिस स्टोरी दैट व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल इफ यू नो द किंग इज अ विक्ड किंग, दुष्ट है, ठीक है ना। और यहां पर एल्डरली वीमेन के बारे में, बूढ़ी औरतों के बारे में, लोगों के बारे में, आदमियों के बारे में, कल्टीवेटर्स के बारे में जो खेती किसानी कर रहे हैं उनसे वो जबरदस्ती जो है लगान की वसूली कर रहा है, उनके बारे में बताता है। हर्डर्स जो अपने छोटे छोटे चरवाहे अपने जो है हर्ड्स लेकर के जाते हैं, वो बेचारे कैसे परेशान है, विलेज बॉयज कैसे परेशान है, एंड इवन एनिमल्स कैसे परेशान है। तो इसको डिस्क्राइब करता है हमारा जो है गंडटेंडु जातक। और चूंकि ये जो है गंडटेंडु जातक आपकी किताब में मेंशन है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। सो इतने सारे फैक्ट्स आपके पास आज की क्लास में आ गए। कॉन्फिडेंट क्या रहना है आपको कि इन क्लासेस के बाद आपके जो है ना आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। लगभग सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सारा जो नैरेटिव है, जो हिस्ट्री का एक कहानी की तरह बनती चली जाए, वो भी आपके पास आ गया। और सबसे बड़ी बात है सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और साथ ही साथ डिफिकल्ट फैक्ट्स भी आपके पास आ जाते हैं। जहां जहां मैं कंफ्यूजन्स बताता हूं आपको कि इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है, तो वहां पर आप समझ लीजिए कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है ना आपसे गलत हो जाएं, लेकिन इन क्लासेस के बाद वो गलत नहीं होंगे। और यही स्कोर जो है ना उसको आगे करने का या ऊपर बढ़ा ले जाने का सीक्रेट है, ठीक है। सो कल इसके पार्ट 2 में मिलते हैं, और तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन करिए, इसको देखिए और हमसे जुड़े रहिए।